अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो हम अर्थ के सरफेस से डेप्थ पे चले जाएंगे, मतलब ये मान लो अर्थ है, उससे कुछ डी जितने डेप्थ पे चले गए हम, ओके, और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हम लोग कि जब मैं डी जितने डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो अर्थ का जो इफेक्टिव मास रहेगा, जो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, वो इतना ही रहेगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आया समझ में ये? अर्थ का जो ठीक है। इफेक्टिव मास रहेगा दैट इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज जस्ट अ स्मॉल स्फीयर, ओके, उतना ही फोर्स हम पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। ये समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? ऐसा क्यों किया हमने? इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया कि भाई इतना ही मास क्यों फोर्स लगाएगा? तो पहली चीज तो ये है कि कैलकुलेशन एक तो इजी हो जाए, ओके, वरना एक्चुअल में देखो तो क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में देखो तो क्या हो रहा होगा, ऊपर भी लग रहा होगा भाई। हाँ, अगर हम लोग इधर जाके देख रहे हैं तो मैं इस पूरी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। जो अर्थ का स्फीयर है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। ये जो नीचे वाला जो अर्थ का स्फीयर है, ये पूरा मास जो है अर्थ का, वो सारा मास मुझे नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और जो मेरे ऊपर वाला मास है वो मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। आ रहा है समझ में? ओके, मतलब अब दो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, राइट। तो ये जो चीज लग रही है, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई इतना जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा, मतलब बाकी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने इतने को मिस कर दिया, इतने पार्ट को मिस कर दिया। तो इतने पार्ट को मिस कर देने का मतलब सर है, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? तो सर आंसर पूरा चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं, आंसर चेंज नहीं आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने मतलब अगर देखा जाए तो इस मेथड से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि हर एक पार्ट के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो फोर्स लग रहा है उसको वेक्टरली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज बहुत हैवी हो जाएगी, तो उतना कैलकुलेशन हमें नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन किया है कि भाई इस अर्थ को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो पूरा सेमीस्फीयर है, मतलब ये जो पूरा हेमिस्फीयर है, वो जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है उतना ही इक्वल अमाउंट में नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ये ब्लैक वाला पोर्शन। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जो ऊपर वाला पोर्शन जितना फोर्स ऊपर लगा रहा है, ब्लैक वाला पोर्शन उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। तो इन दोनों को मैंने हटा दिया, पूरा ये नेगलेक्ट हो गया, ये वाला नेगलेक्ट हो गया, ऊपर वाला नेगलेक्ट हो गया। तो बचा वाला जो ये अर्थ का ये जो मास है वो तुम पे सिर्फ और सिर्फ नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। समझ में आया? दिस इज नोन एज इफेक्टिव मास, ओके। कोई डाउट? अर्थ का इफेक्टिव मास जो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसको मैंने इतना ही लिया, ओके। तो ऊपर वाला मास जो है या फिर जो बाउंड्री वाला मास है वो कुछ काम का नहीं है। हम लोग सिर्फ इतने मास के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई इतना मास जो है वो अर्थ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, वो डिस्कस करेंगे। आया समझ में ये? जब डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा? हाँ सर। चलो, सो अगर हम डेप्थ में चले गए तो जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? हम सबको पता है स्मॉल जी होता है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है सरफेस के लिए, सरफेस पे मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, ओके। अगर मैं डेप्थ पे चला गया, लेट्स से ये जो डेप्थ है वो सरफेस से डी जितनी डेप्थ है, डी जितनी डेप्थ है, तो वहां पे जो जी है उसको मैं बोल देता हूँ जी डैश, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होने वाला यूनिवर्स में, इनटू मैं लिखूंगा एम डैश। एम डैश क्यों लिखा? बिकॉज अब पूरा मास ऑफ अर्थ हम पे नहीं लगाने वाला, राइट। ये आर ई है, ये आर ई और एम ई, तो वो पूरा फोर्स हम पे नहीं लगाने वाला। अब कुछ ये जो मास है दैट इज नोन एज एम डैश, इसको मैंने एम डैश बोल दिया। डिवीजन में क्या करूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो आर ई माइनस डी, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं। चलो, अब अपने का काम है कि भाई एम डैश कैसे निकालेंगे। तो मैं सेकंड अजम्पशन ले रहा हूँ। पहला अजम्पशन हमने ले लिया इफेक्टिव मास का, ओके। सेकंड अजम्पशन क्या ले रहे हैं देख लो,
पहला अजम्पशन ले लिया इफेक्टिव मास। सेकंड अजम्पशन मैं ले रहा हूँ डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म है। एक्चुअल में यूनिफॉर्म नहीं। डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। एक्चुअल में कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। अंदर सॉलिड कोर है, ये सबको तुम्हें पता ही है। अंदर सॉलिड है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, तो हर जगह पे डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। बट फॉर द कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए हम लोगों ने क्या माना कि भाई डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, और उस यूनिफॉर्म डेंसिटी को मैंने नाम दे दिया रो। तो भाई रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल मास अर्थ का अपॉन ये पूरे तीसरा स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो 4/3 इंटू पाई आर ई का क्यूब, ये डेंसिटी हो जाएगी। आ रहा है समझ में? डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, उसमें कोई डाउट? नहीं। जल्दी बोलो। चलो, सो मैंने डेंसिटी लिख ली कि भाई रो इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई का होल क्यूब, राइट। अच्छा एक बात बताओ, मास ऑफ अर्थ चाहे मैं इतना ले लूं, छोटा सा स्फीयर, तो क्या उसकी डेंसिटी अलग होगी क्या? नहीं होगी, सभी की डेंसिटी सेम ही होती है। तो अगर मैं डेंसिटी को और एक तरीके से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि भाई टोटल मास m डैश इतने स्फीयर का डिवाइडेड बाय इस स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। चलो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा m डैश अपॉन 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू टोटल अर्थ का मास एम ई अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। इसमें से 4/3 पाई कट जाएगा, m डैश की वैल्यू आ जाएगी एम ई अपॉन आर ई का क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर ई माइनस डी का होल क्यूब। आ रहा है समझ में m डैश कैसे निकाला? हाँ ओके, सर। सो हमने m डैश निकाल लिया कि भाई जो मास होगा वो, ओके। m डैश की वैल्यू हम लोग इधर पुट कर लेते हैं g डैश की उसमें, तो m डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कैपिटल G। m डैश की जगह पे लिखा मैंने m e ब्रैकेट में 1 नहीं r e माइनस d होल क्यूब डिवीजन में r e का होल क्यूब। r e का होल क्यूब तो है ही, और ये भी आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक एक बार कैंसिल, दो बार मतलब स्क्वायर और क्यूब है तो कैंसिल करेंगे तो आएगा जी एम ई, यहाँ पे आएगा आर ई माइनस डी, डिवीजन में क्या आएगा? आर ई का क्यूब। आर ई का क्यूब को मैं लिख लेता हूँ आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलो, इसका जो ऊपर वाला टर्म है जी डैश, मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा बिकॉज ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या होगा? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा वापस? जी हो गया, स्मॉल जी हो जाएगा वापस, तो स्मॉल जी लिख लेता हूं मैं इस पूरे को। तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी टाइम्स आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। आर ई माइनस डी अपॉन आर ई में से मैं इसको आर ई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। आ रहा है समझ में? जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। लिख लो फटाफट। कोई लिख लिया। डाउट है? ना। एनी डाउट? बहुत सिंपल चीज थी ये, 9th में भी पढ़ाता हूँ मैं यही चीज। हटा दो फटाफट, लिख लो जल्दी जल्दी। एक मिनट। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। ओके क्लियर, डन। चलो आगे बढ़े फिर। हो गया? सब बाकी। ओके कर लो कर लो।
डन सर। डन। यस। कोई डाउट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर सर। ओके, तो भाई जी की वैल्यू आ गई, जी डैश की वैल्यू आ गई जी 1 माइनस डी बाई आर ई। इसका मतलब क्या हो गई? जी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है? अर्थ के सरफेस के अंदर जाने से, डेप्थ पे जाने से जी की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है? जी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है? रिड्यूस हो रही है। जी डिक्रीज हो रही है, राइट? जैसे जैसे मैं अर्थ की सरफेस से अंदर चलता जाऊंगा जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ओके, रिड्यूस होती जाएगी, राइट? अगर मैं मान लो सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाऊं, अगर मैं खड्डा खोदते खोदते कहाँ पहुंच गया? सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच गया, तो फॉर सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? अगर मैं Zero. सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं तो डी की जगह पे आर ई लिख लोगे, डी की जगह पे आर ई लिखोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। कोई डाउट? तो सेंटर ऑफ अर्थ के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ पे चला गया तो डी की वैल्यू डेप्थ कितना हो गया? आर ई जितनी डेप्थ हो गई, आर ई लिखोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो जी डैश की वैल्यू आ गई 0, ओके। और अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं, अगर इसी फॉर्मूला में सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं तो क्या होगा? क्या चेंज करोगे इस फॉर्मूला में? अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं तो क्या लिखना पड़ेगा? D0 इस फॉर्मूला, यस, ओके। सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो डी की वैल्यू 0 लिख लूंगा मैं, डेप्थ 0 है, इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो 1 माइनस 0 इज 0, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी। आया समझ में? तो डेप्थ पे कितना होता है वो समझ में आ गया, और हाइट पे कितना होगा वो भी हमको समझ में आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है? R/√2. ना, मैक्सिमम कहाँ होगी जी की शायद वैल्यू? अरे यार, सिंपल क्वेश्चन। Surface of सरफेस Earth. पे ही होगी ना? हाँ, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी? 10। राइट, Surface जी of की Earth. मैक्सिमम कहाँ पे होगी? तो भाई सरफेस ऑफ अर्थ पे, अर्थ की सरफेस पे कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो भी जी की वैल्यू रिड्यूस होगी, इसके नीचे जाऊंगा तो भी जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होती है 9.8, उसके अंदर जाने पे भी कम होगी, उससे ऊपर जाने पे भी कम होगी। अंदर जाने पे क्यों कम हो रही है? डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कम हो रहा है, पर मास भी कम हो जाता है। ऊपर जाने पे मास का चेंज नहीं होता, बट डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक ग्राफ होता है बेटा जी और उसका रिलेशन में, और वो कुछ ऐसा होता है, ये अच्छी तरह से याद रखना, ओके। यहां से यहां तक आर की बात करो, स्मॉल आर मतलब, स्मॉल आर का मतलब distance हेलो मेरी, यस, स्मॉल आर का मतलब उसके यस, सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल आर। अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे पहले जी की वैल्यू कम होगी, उससे बाहर भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट? चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ओके। अच्छा, मेरे को एक ऐसा पॉइंट बताना है, डेप्थ और एच का रिलेशन चाहिए मुझे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से करना है इसको। अगर मैं इस अर्थ की बात करूं, ओके, तो एक आदमी अर्थ से निकल के कुछ एच जितने हाइट पे पहुंचा है, अर्थ के निकल के कुछ एच जितने हाइट पे पहुंचा है, वहां पे जी की वैल्यू जो है उसको मैं लिख लेता हूं जी ब्रैकेट में स्मॉल एच। कोई डाउट? और दूसरा आदमी अर्थ से निकल के डेप्थ में जाने के लिए निकल गया, डेप्थ की तरफ जा रहा है, और वो कुछ डी जितनी डेप्थ पे पहुंच गया, वहां पे जो जी की वैल्यू है उसको मैं बोल देता हूँ जी एट एनी डेप्थ डी, राइट?
तुम्हें फाइंड करना है कि ये और ये वैल्यू इक्वल है। ओके, तुम्हें फाइंड करना है इफ जी एट एच एंड जी एट हाइट एनी बहुत ज्यादा है या डेप्थ इज फिर इक्वल, नहीं हाइट कम है, इज इक्वल, देन ठीक है फाइंड रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड हाइट। D equals to 2h. डेप्थ एंड हाइट, D समझ में आया equals to क्वेश्चन? 2h. यस। हाँ करेक्ट है, डी इक्वल्स टू ओके, सब लोगों ने किया हुआ ही है। ओके, बहुत सिंपल हो सर, जाएगा, कुछ भी नहीं एक- करना है। सर एक एजम्पशन लेना पड़ेगा हाँ ना बोलो, कि क्या हाइट बोल रहे हो कम बेटा? है। हाइट हाँ, कम है assumption तभी ये है कि हाइट पॉसिबल होगा। हमारा कम है। यस, मतलब अगर तभी ये पॉसिबल है, राइट। हम लोग को डी हाइट अगर पे हम लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, हाइट बहुत कम है। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ से जो एच है इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, इसकी बात चल रही है। ओके, तब इसकी वैल्यू एच और डी में रिलेशन ये आएगा जो तुम लोगों ने बोला। ओके, वरना वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है आया समझ में? हाँ ओके, बेसिकली तुम ये सोचो कि ये जो तुम्हारा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उसमें ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इससे इधर और इससे इधर जाने पे 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पे जी की वैल्यू सेम है। आ रहा है समझ में? ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे जी की वैल्यू सेम है। तो ऐसा कौन से पॉइंट्स है जिसमें रिलेशन सेम होगा? तो इनिशियल डिस्टेंस की अगर बात करें, इनिशियली इतने पे बात करें, तो मैं क्या करूंगा, इतने के लिए करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, जी एच का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ओके, और जी डी का फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, सॉरी 1 प्लस डी बाई आर होता है ना, सॉरी 1 माइनस, ये सॉरी 1 माइनस डी बाई आर। ओके, तो ये जी की वैल्यू इतनी होती है। अब मैं बोलूं कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब डी की वैल्यू किसके इक्वल हो, जब डी की वैल्यू किसके इक्वल हो, व्हेन डी विल बी इक्वल्स टू 2h। समझ में आ रहा है? तब ये इक्वल होंगे। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मान लो मैं कोई ऐसे पॉइंट की बात करता हूं जो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत दूर है, तो उसके लिए भी एक पॉइंट होगा डी पे। तो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे वाला और यहाँ वाला, उसमें रिलेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो अब क्या करना पड़ेगा, असली वाला फॉर्मूला लगाना। अब मेरे को पूरा वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि भाई जी एच जो है वो लगाना पड़ेगा जी टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जी से जी कैंसिल होने वाला है और ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं करवाने वाला। पर एच बाई आर, डी बाई आर, डी और एच का रिलेशन मिल जाएगा इधर से। आया समझ में? ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं जब d इक्वल्स टू 2r हो, 2h हो, वो तब की बात कर रहे हैं जब मैं बहुत ही अर्थ के सरफेस के नजदीक घूम रहा हूँ। उससे दूर जाने पे डेप्थ का रिलेशन कुछ अलग हो जाएगा, राइट? बिकॉज एक ग्राफ लीनियर है, दूसरा ग्राफ तुम्हारा कोऑर्डिनेट से बन रहा है। सर लेकिन एक डाउट है, कोई डाउट? हाँ बोलो। अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो हाँ, हम लोग फिर एक्सोस्फीयर के पास नहीं पहुंच जाएंगे एकदम, और फिर उधर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कम होगी, तो ये और उसकी बात चल रही है ना, ये हो गया 0 हो गया फिर बाद में तो दूर जाने पे। तो वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना हम। तो ऐसा बोल सकते हैं ना किसको? कि फिर उसकी डेप्थ के लिए तो हम लोग को ये जो ग्रेविटेशनल बेटा, फील्ड होगी एकदम नहीं ऊपर। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो मैं अर्थ की सरफेस से r/2 जितने डिस्टेंस पे चला गया। अच्छा ओके, तो डेप्थ में कितना जाए ताकि इतना ही जी की वैल्यू हो, ऐसा पूछ रहा हूँ। तो ये रिलेशन से काम चल जाएगा। आया समझ में? बट अगर तुम ऐसा पूछो कि ये एच जो है वो बहुत दूर है, तब तो फिर 0 हो जाएगा, तब तो कुछ करने का मतलब ही नहीं है, राइट? तो मैं r/2 जितने डिस्टेंस पे पहुंचने पे d कितना होगा, वो तुम इस रिलेशन से आगे निकाल सकते हो। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं चलो अब बात कर, हाँ बोलो।
सर बहुत दूर वाला एक बार समझाओ ना, अगर h अगर ऊपर लिया और बहुत दूर चला। अगर वो बहुत दूर चला गया तो जी की वैल्यू क्या हो रही है? देखो, अगर ये आर जो है, जो रेडियस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस बहुत दूर चले जाओगे तो जी की वैल्यू तो कितनी हो रही है? इन्फिनिटी। जीरो को अप्रोच कर रही है। अरे इन्फिनिटी नहीं, आर की वैल्यू दूर जा रही है, आर की इन्फिनिटी हो रही है, जी की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। ओके। आया समझ में? जी जो है उसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में बोल सकता हूँ कि भाई अर्थ के सेंटर पे चले गए। ओके। मतलब ये हुआ कि अगर मैं अर्थ के सेंटर पे रहूं या फिर मैं अर्थ से बहुत दूर चला जाऊं, दोनों जी के लिए सेम है। ओके। सेंटर पे भी जी की वैल्यू जीरो और वहां पे भी जी की वैल्यू जीरो। ओके, यस सर। आ गया समझ में? चलो ओके, अब बेटा कितना टाइम बाकी है? बहुत टाइम कितना टाइम बचा अपने 18 पास? मिनट 18 कितना minutes. टाइम? 18 मिनट। ओके, तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल को फ्रेश स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट इस क्लास के अंदर हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट उसमें इंटीग्रेशन और ये सब भी है, तो हम लोग सर नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो। सर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं बताओगे? हाँ वो बताओगे ना, वो उसी के बारे में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी अच्छा। जब करेंगे तभी वो डिस्कस करेंगे, राइट? ओके। अभी हम लोग ऐसे ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो अर्थ के रिलेटेड है, तो वो आज के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ओके, बोर्ड में वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का इतना ज्यादा नहीं है, जेई के लिए ही काम का है। चलो तो इसकी बात कर लेते हैं कि अर्थ है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? नहीं। राइट, सैटेलाइट चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सैटेलाइट को कंटिन्यूस चलाने के लिए क्या उसमें फ्यूल का यूज पड़ता है? क्या फ्यूल की जरूरत पड़ती है सैटेलाइट को? No. No. सैटेलाइट के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती? वहां पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? No, sir. वो उसकी ग्रेविटेशनल नहीं फील्ड पड़ती। से चलेगा। नहीं पड़ती। ओके, जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वैसे सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड विदाउट एनी एनर्जी रिवॉल्व कर सकता है। तो हमारा काम क्या होगा? तो हमारा काम ये होगा कि यहाँ से उसको इधर तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी हम फ्यूल से यूज कर सकते हैं। पर एक बार वो ऑर्बिट में आ गया तो फिर वो अपने आप एक ही स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा। आया समझ में? तो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए एनर्जी चाहिए, बट एक बार ऑर्बिट में आ जाएगा उसके बाद हमको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। समझ में आया? अब रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये डिस्कस करते हैं कि एक बार ये सैटेलाइट ऑर्बिट में आ गया तो वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आया समझ में? हाँ सर। चलो, तो ये v स्पीड से जा रहा है, मान लो लेट्स अज्यूम इट इज मूविंग विद स्पीड v। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है बेटा? कौन सा मोशन चल रहा है इसका? सर्कुलर मोशन चल रहा है। सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? Centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, AC, राइट? विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। क्या तुमको AT की जरूरत है? क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत है? No. नहीं। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत है? नहीं। नहीं है। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो भी सर्कल में ट्रैवल कर सकता है, राइट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत कब पड़ेगी? जब उसको मैं बाहर निकालना हो। जब उसको मेरे को ऑर्बिट से बाहर निकालना हो या फिर अर्थ के नजदीक लाना हो, या तो इससे दूर ले जाना हो ऑर्बिट से या ऑर्बिट के नजदीक लाना हो, तब AT की जरूरत पड़ेगी। वरना AT की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो रिवॉल्व करता रहेगा। चलो अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि भाई ये एक अपना सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m बोल देते हैं। ओके, इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? इस पे नहीं। कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई नहीं लग रहा। सेंट्रीपिटल लग रहा है। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन Gravitational लगा रहा force. है? हमको वही। पता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग सकता। हाँ वही। आया ना? राइट, तो हाँ। हमको पता है कि इस पे अर्थ जो है वो इसको नीचे खींच रहा है विथ अ फोर्स F इज इक्वल्स टू G, मास ऑफ अर्थ स्मॉल m
क्या मैं नीचे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लिख लूं? नो, No. हाँ नहीं, क्या करना पड़ेगा? इससे ज्यादा कोई Height हाइट H पे पे। होगा। प्लस कुछ Height डिस्टेंस H पे। एच पे होगा। कुछ सैटेलाइट तो भाई रोड पे थोड़ी घूमने वाला है, सैटेलाइट बहुत ऊपर चलता है। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पे, कोई डाउट? और बेटा उसी सैटेलाइट उसी फोर्स की वजह से वही फोर्स लग रहा है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं अभी बेसिकली करने वाला क्या हूँ, F इज इक्वल्स टू एम ए, मैं यही करने वाला हूँ और Okay. कुछ नहीं करने वाला, राइट? जस्ट ये एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो ना। तो मैं लिख लेता हूँ G m e इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच उसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। आर क्या होता है उसमें, आर क्या होता है, आर क्या सिग्निफाई करता है, Radius of आर क्या orbit. सिग्निफाई कर रहा है, डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं रेडियस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जिस ऑब्जेक्ट में रेडियस, मतलब जिस रेडियस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे कितनी आएगी, एम वी स्क्वायर बाई रेडियस आर ई कितनी प्लस लिखूं, प्लस एच। ये सेंटर पे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, आर ई प्लस एच रेडियस हो जाएगी, आर ई प्लस एच, राइट? वी स्क्वायर हमें ढूंढना है, स्मॉल एम कैंसिल, आर ई प्लस एच को उस तरफ ले जाओ तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, सॉरी आर ई प्लस एच ही आएगा, स्क्वायर तो उड़ गया, तो v की वैल्यू आ गई जी एम ई अपॉन आर ई कॉमन निकाल लेता हूँ 1 प्लस एच बाई आर ई। कोई डाउट? इस पूरे का रूट, इस पूरे का रूट समझ में आया ये? ओके हाँ, तो सर। ये क्या आया भाई, ये क्या आया, ये क्या इसकी आया, ऑर्बिटल स्पीड। Orbital speed. इसकी ऑर्बिटल स्पीड। ओके, जिस स्पीड से ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, ओके, किस पे डिपेंड कर रही है भाई, ये किस पे डिपेंड कर रही है, Height. हाइट पे डिपेंड कर रही है, राइट? अलग अलग ऑर्बिट के लिए स्पीड जो होगी, ऑर्बिटल स्पीड, वो अलग अलग होगी। अच्छा, इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, v को अब मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ व्हाट, जी एम ई बाई आर ई को स्मॉल जी लिख सकते हैं क्या? क्या इस जी एम ई No. बाई आर ई को स्मॉल जी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। No, क्या no. करना पड़ेगा, आर आर स्क्वायर ई होता से तो लिख मल्टीप्लाई सकता हूँ, डिवाइड। तो मैं आर ई को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो आर ई से मल्टीप्लाई ठीक है। डिवाइड करने से ये आ जाएगा जी टाइम्स आर ई अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। समझ में आ गया? सर उससे अच्छा डायरेक्टली नहीं कर सकते थे? डायरेक्टली भी कर सकते थे, एलसीएम लेके भी कर सकते थे, नो इश्यू। आया समझ में? तो जी नहीं, आर ई वो अपॉन नहीं। 1 प्लस एच बाई आर ई, तो मैं ऐसा बोला कि जो फोर्स है ना, उसको हम लोग उसको डायरेक्ट भी मैं डायरेक्ट जी हाँ। हाँ उससे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। mg Okay? कर देते। तो कुछ ऐसी स्पीड आएगी, ऑर्बिटल स्पीड कुछ ऐसी आएगी। आया समझ में? हाँ। ओके, अब बेटा कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं, ओके, जो अर्थ की सरफेस से ज्यादा दूर नहीं होते। ओके, मतलब हो सकता है 300 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो, ज्यादा दूर नहीं है, राइट? तो अगर मान लो ऐसे कोई ऑर्बिट की बात करते हैं जिसको हम लोअर ऑर्बिट्स भी कहते हैं, जो बहुत ही कम डिस्टेंस पे वो ट्रैवल करते रहते हैं, उस टाइप के भी सैटेलाइट्स होते हैं। तो अगर उस टाइप के सैटेलाइट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट जी आर ई। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैं 0 लिख सकता हूँ। ओके, तो आर ई के कंपैरिजन में वो 0 है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए वी की वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ जी आर ई। समझ में आया? रूट जी आर ई समझ में आ गया? चलो अच्छा, अब यहाँ तक लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से, नहीं लिखा हो तो डन। ऑर्बिटल स्पीड करके लिख लो, ऑर्बिटल स्पीड हेडिंग डाल के लिख लो, ये ऑर्बिटल स्पीड करके लिख लो। सर क्या हेडिंग डालनी है? ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट।
ओके, ये हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड की। जैसे जैसे बेटा हम लोग को h बढ़ाना है, वैसे वैसे v का क्या होगा? अगर मेरे को एक ऐसा ऑर्बिट में रखना है जो अर्थ की सरफेस से बहुत दूर है, तो v क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? h को इंक्रीज करने से v क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, राइट? v स्क्वायर जो है वो gme अपॉन re प्लस h है। h अगर बढ़ जाएगा तो v कम Okay. होगा। ओके, हाँ। तो जो ऊपर वाले सैटेलाइट है, जो अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर जाके जो ट्रैवल करते हैं, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और जो सरफेस के नजदीक ट्रैवल करते हैं उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। चलो लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ चलो, तो हमारे पास आ गया भाई कि जो लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होंगे उसकी स्पीड ये होगी, v इज इक्वल टू रूट जी आर ई। ओके, अब तुम्हें फाइंड करना है, नेक्स्ट जो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे। ओके, कितने टाइम में पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे? अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? कैसे 2 करोगे? pi re plus h by v. 2 pi re plus h divided by v. 2 पाई कैसे करेंगे? चलो सिंपल चीज लिख लेते हैं, 2 पहले से pi डिराइव r कर लेते by हैं। v। हाँ, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जब पूरा कंप्लीट करेगा तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी 2 पाई आर ई प्लस एच लिख लू, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को कैपिटल टी लिख लिया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 पाई आर ई प्लस एच डिवीजन में उसकी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही निकाला था, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? नहीं इसकी सर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? थोड़ी देर पहले निकाली थी। v की वैल्यू कितनी आई थी? रूट ऑफ क्या आया था? g me upon re m plus e h। r e प्लस एच, राइट? ये हमारा v था। इस v की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच, ओके, डिवीजन में रूट जी एम ई, और रूट में जो आर ई प्लस एच है उसको ऊपर भेज देते तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 1 + 1/2। ओके, तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। आ रहा है समझ में? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन समझ में आया? हाँ आवाज आ रही है? Done, sir. हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। हो सर। ओके, चलो, सो कितना टाइम बाकी है अब? 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट ना? ओके, चलो फिर यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर पोटेंशियल सर एनर्जी के बारे चैट में देखो ना एक बार। हाँ, किसमें फ्यूल भेजना पड़ता है बेटा? यश क्या बोल रहे हो? अरे मुंह से बोल दो बेटा, चैट में लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या? उसमें क्या करना है? सर हाँ बोलो। सर जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? स्टेशनरी सैटेलाइट जैसा एक्चुअल में कोई चीज नहीं होती। स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। स्टेशनरी सैटेलाइट एक्चुअल में कोई नहीं होता, सारे सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, बट सैटेलाइट ऐसे होते हैं, स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो अर्थ से स्टेशनरी दिखते हैं,
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। जिसमें कैसा वर्क होता है ध्यान से देखो, मान लो हम लोग अर्थ पे यहाँ पे है, मैं इधर खड़ा हूँ और एग्जैक्ट मेरे सर पे सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है और अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा, जब मैं इधर पहुंचूंगा तो सैटेलाइट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस करके वापस मेरे सर पे ऊपर होगा, खड़ा होगा। जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा सैटेलाइट वापस यहाँ पे आ गया होगा। तो ऐसे सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के रिवॉल्यूशन के इक्वल है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, और उसकी हाइट ढूंढने के लिए कि भाई कितनी हाइट पे डालने पे वो जियो स्टेशनरी हो जाएगा, उसकी हाइट ढूंढने के लिए मैं टी को क्या लिख लूं, कितना टाइम में 24 अर्थ hours. अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 24 आवर्स। तो इसको मैं 24 आवर्स लिख लूं, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा, बाकी सारी चीजें एसआई में है। तो 24 × 3600, अगर इससे इक्वेट कर दूं और इसमें सारी चीजें पता है, जी पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, एच हमें पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो हमें एक हाइट मिलेगी जिस हाइट पे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट करवाने से अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कैसा दिखेंगे, स्टेशनरी दिखेंगे। आ गया समझ में? यस सर। तो सैटेलाइट्स कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो सकते हैं। ओके, चलो कोई डाउट अब? ना। ओके चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज रोटेशन की अभी भी अगर कोई बाकी है कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है। ओके सर चलो, बाय सर, हैव अ नाइस बाय डे। बाय, बाय बाय।